ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी ना हाथ आते हैं स्वीट हार्ट। तुम जैसी हुसैनाओं से ही तो मेरे क्लिंक में बाहर आती है। उसकी बेबाक बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। सामने बैठे इस नौजवान डॉक्टर के चेहरे पर कमिंगी भरी मुस्कान आई और साथ ही उसने अपना हाथ मेरे चेहरे के करीब लाना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मैं पूरी तरह इस डॉक्टर के दस्तरस में थी। पर्दे के दूसरी तरफ बैठी अपनी माँ को आवाज देना चाही, मगर उससे पहले ही डॉक्टर ने अपना सख्त हाथ मेरे नाजुक लबों पर रखकर मुझे बेड पर एक झटके से लिटा दिया। मैं दर्द से ससक कर रोने के करीब थी। ड्रिप की सरीनिंग से मुझे कलाई पर तकलीफ भी हो रही थी। जब उस कमीने डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि माँ जी आप बेफिक्र होकर घर जाइए, ड्रिप खत्म होने में वक्त लगेगा, आप आधे घंटे बाद आकर अपनी बेटी को ले जाना। मैं बनपानी की मुचली की तरह मचल रही थी। खुद को छुड़वाना चाहती थी, मगर मेरी माँ उस शख्स पर आंधा एतबार करती थी। मुझे यूं छोड़कर वो जा चुकी थी। एक फलक शग्गाफ कहका उसका गूंजा था जब मैंने गुस्से से अपनी टांग उसके पीठ में मारी और हिम्मत जमा करके ड्रिप की सिरिंज निकाल दी। शदीद दर्द की लहर पूरे वजूद में सरायत कर चुकी थी, मगर उसके बावजूद मैं भागी इससे पहले के अपनी माँ को औकब से आवाज देती। वो मसीहा के भैंस में छिपा हुआ दुरंदा मुझे दबोच चुका था और अगले ही पल मुझे। पहली बार जब मैं उस कलंक में गई तो अपनी वालदा के साथ गई थी। उस वक्त मेरे सिर में बहुत दर्द था। हम लोग नए नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे और ये कलंक हमारे घर के बहुत करीब था। मेरी वालदा मुझे वहीं लेकर गई थी। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी। कुछ देर तो हमें बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। जब मैं अंदर डॉक्टर के कमरे में गई तो कुछ देर तो डॉक्टर मुझे देखता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे पलकें झपकना ही भूल चुका हो। इस बात में कोई शक नहीं था कि मैं बेहद हुसैन थी। एक तो मेरा रंग भी बिल्कुल सफ़ीद था। अगर बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरी गालें बिल्कुल सरखलाल हो जाती। अपने स्कूल में भी मैंने कई लड़कों को अपनी तरफ घूरते हुए देखा था। इनमें से कितने ही लड़के ऐसे थे जो मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी को घास नहीं डालती थी। हाँ, लड़कों को अपनी तरफ देखता देखकर मुझे खुशी ज़रूर होती थी, लेकिन अपनी माँ से डर भी लगता था। हाँ कि अगर मैंने किसी लड़के से बात की और मेरी माँ को पता चल गया तो न जाने मेरा क्या हशर करेगी। डॉक्टर को अपने वजूद पर नज़रें गाड़े देखकर मैं घबरा सी चुकी थी। जल्दी से अपनी चादर ठीक करने लगी। मुझे अपनी चादर ठीक करते देखकर वो भी जैसे होश की दुनिया में वापस लौटा था। फौरा एक माहिराना नज़र मुझ पर डालने के बाद सामने कर्सी की तरफ इशारा कर गई। कहने लगा कि आइए बैठिए, कैसे आना हुआ है आपको। फिर कहने लगा कि क्या हुआ है आपको। मैंने कहा सर में बहुत दर्द रहता है, जब भी हुआ है पढ़ने बैठती हूँ सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे समझ नहीं होती कि आखिर मसला क्या है। किताब सामने खुलती नहीं कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरी बात पर डॉक्टर ने मुझे मुस्कुराकर देखा। फिर कहने लगा कि अच्छा, मोबाइल ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करती। डॉक्टर की बात पर मैंने चौंक कर उसे देखा था। मेरे साथ बैठी मेरी माँ फौरा से कहने लगी कि अरे इनका तो बस नहीं चलता कि मोबाइल को अपने माथे के साथ ही टेके की तरह सजा ले। जब देखो मोबाइल तो उनके हाथ में होता है तब तो उनके सर में कोई दर्द नहीं होता। हाँ, जब पढ़ने बैठे तो सर दर्द शुरू हो जाते हैं। मेरी माँ तो मुझे उस डॉक्टर के सामने डांटना शुरू हो चुकी थी और मैं बेयकीनी हूँ से अपनी माँ की तरफ देखने लगी कि यहाँ इस डॉक्टर के सामने तो कुछ लिहाज कर लो, मगर हमारी ये बहस देखकर वो डॉक्टर भी हंसा था। मैं इस वक्त 10वीं जमात में थी। उसने कुछ मेडिसिन मुझे लिख दें और कहने लगा उसे बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है और फिर अपनी वालदा के साथ वापस आ गई। मैंने घर आकर दवाई खाई तो मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि महल्ले का ये डॉक्टर मेरा सर दर्द ठीक कर ही नहीं पाएगा, लेकिन उसकी एक दवा से ही मुझे इतना असर पड़ा था कि जैसे कभी सर दर्द हो ही ना। रोज़ बाद मेरे पेट में तकलीफ शुरू हो गई और वो भी रात के वक्त। दर्द तो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि मैं चलाने लगी। मेरी वालदा मेरे कमरे में आ गए। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें इतनी रात को क्या हो गया। मैंने कहा इम्मा पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे वालिद बीरोनी मुल्क रहते थे, मैं और मेरी वालदा ही घर है पर होते थे। मेरी वालदा मुझे इसी क्लिनिक पर ले गई क्योंकि वो हमारे घर के चंद कदम की फासले पर ही था और 24 घंटे खुला रहता था, क्योंकि डॉक्टर का घर उस क्लिनिक के ऊपर था। जब भी कोई इमरजेंसी में मरीज आता तो वो अपने घर से नीचे आ जाता है। जब मैं क्लिनिक पर गई तो मैं दर्द से कराह रही थी। वहाँ मौजूद एक वार्ड बॉय था, कोई भी नर्स मौजूद ना थी। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी नीचे आ गया। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, लगता था कि गहरी नींद से उठकर आया है। आते ही कमरे में चला गया। मेरी वालदा भी मुझे अंदर लेकर चली गई।
मेरे पेट में बहुत दर्द था। उसने मुझे फोल्डिंग बेड पर लेटने के लिए कहा और फिर मेरी वालदा से कहने लगा कि आप बाहर चली जाएं ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। मेरी वालदा कमरे से बाहर चली गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस वक्त में दर्द से उस कदर बेहाल थी कि मुझे आगे पीछे की कोई होश ना थी। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझसे पूछने लगा कि मैंने रात को क्या खाया था। मैंने उसे बता दिया। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं खाया था जो दर्द का सबब बनता। मेरी जान इस वक्त निकली जब कहने लगा कि अपनी कमीज़ कुछ ऊपर कर दो। यह सुनकर मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर वो मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं और डॉक्टर से किसी चीज़ का कोई पर्दा नहीं होता। वो सरगोशी नमा अंदाज में मेरे चेहरे की बेहद करीब आकर यह बोला था। चेहरे पर अभी भी वही धीमी से मुस्कुराहट थी। मैंने घबराते हुए फौरा अपना सिर तकिए से थोड़ा दूसरी तरफ सरकाया और अपने पीठ पर हाथ रख लिया। मैं कहने लगी कि नहीं, अब ऐसे ही चेक कर लें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैंने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा जिसके बाहर मेरी माँ मौजूद थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि पहले मेरी उम्मी को इंदर बुलाए, उसके बाद ही मैं अपनी कमीज़ ऊपर उठाऊंगी। मेरी इस बात पर डॉक्टर जैसे झंझलाया था। कहने लगा कि ये क्या बात हुई, डॉक्टर और मरीज़ के बीच भला कैसा पर्दा होता है? ये हमारे असूलों के खिलाफ है, चलें। शाबाश। इस वक्त मुझे दर्द भी शदीद हो रहा था, जान निकल रही थी। ऐसे लग रहा था अगर मैंने मज़ीद देर की तो न जाने क्या हो जाएगा। दर्द से मेरी आंखों से पानी उड़ना शुरू हो चुका था। उसी लिए ये सोचा कि डॉक्टर को अपना काम करने देती हूँ। ये कहने के बाद उसने मेरे दर्द के मकाम पर हाथ रखना शुरू किया। मैं खौफ और अजीब सी कैफियत से दो चार अपनी आंखें मीच चुकी थी। फिर मुझे एक इंजेक्शन भरा और उसे मेरी बाजू पे लगा दिया। उसका इंजेक्शन लगाने से मेरे दर्द में फ़र्क आने लगा तो वो डॉक्टर कहने लगा, जो मेडिसिन मैंने तुम्हें रात को खाने के लिए दी थी वो तो खा रही हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, वो मेडिसिन मैं रात को खाती हूँ। कहने लगा, वो मेडिसिन को मत छोड़ना, अगर इलाज अधूरा रह गया तो तुम्हारी तबीयत मज़ीद भी बिगड़ सकती है। मैंने थके थके अंदाज में कहा, ठीक है। उसने मुझे कुछ परहेज़ी खाने बताए और कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और फिर मेरी माँ मुझे थामे वापस आ गई। लेकिन अब वह दर्द हर दूसरे या तीसरे दिन उठने लगा था और उस शद्द से उठता के दर्द से बेहाल हो जाती, तड़पने लगती। मेरी वालदा मुझे उसी क्लिनिक पर ले जाती क्योंकि रात के 3 बजे वो मुझे कहीं भी दूसरे अस्पताल में नहीं ले जा सकती थी। इस बार जो डॉक्टर ने मेरे साथ किया वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मेरी वालदा से कहने लगा कि उसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि दर्द क्यों हो रहा। मेरी वालदा कहने लगी कि मैं उस वक्त कहाँ उसे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाऊं। कहने लगा, मेरे पास अंदर रूम में मशीन मौजूद है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कर देता हूँ। वैसे भी डॉक्टर से क्या पर्दा। रात के वक्त यहाँ कोई भी नर्स रखने को तैयार नहीं होती, इसलिए मजबूरी है कि मुझे उसका अल्ट्रासाउंड खुद करना पड़ेगा। मेरी वालदा मुझे दर्द से तड़पते देखकर कोई फैसला ही नहीं कर पा रही थी। वो कहने लगा कि मैं 3 बार उसे इंजेक्शन लगा चुका हूँ लेकिन फिर उसको दर्द होता है। आखिर मालूम होना चाहिए कि क्या मसला है। वालदा उसकी बात के लिए मान गई। डॉक्टर मुझे अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। न जाने क्यों लेकिन मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने घबराते हुए कहा कि उम्मी अब भी मेरे साथ अंदर चलिए, अब मेरे पास रहेंगी तो मुझे हौसला रहेगा। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और वसवसे से आ रहे थे, मगर डॉक्टर कहने लगा कि नहीं, उस कमरे में सिर्फ मरीज को लेकर जाया जाता है। अब की माँ यहीं रखकर अब का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर की बात पर मैंने उसे घोर कर देखा। डॉक्टर की आंखों में नज़र आने वाली वो चमक मुझे थोड़ी बेचैन सी कर रही थी। वो तो मेरी माँ थी। जब वो डॉक्टर नर्स की गैर मौजूदगी में मेरा अल्ट्रासाउंड खुद करना चाहता था तो आखिर मेरी माँ मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती थी। तभी मेरी माँ ने मुझे घोर कर देखा। कहने लगी कि एक तो आधी रात को तुम्हारे ये दर्द शुरू हो जाते हैं, पता नहीं स्कूल में क्या उल्टा सीधा खाती रहती हो, डॉक्टर साहब को भी आधी रात को परेशान कर देती हो। अगर वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, इस वक्त कोई वक्त नहीं है।
ज़ुद पकड़ने का मैं चुपचाप उस कमरे में जा चुकी थी जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद थी। तभी वो डॉक्टर मुझसे कहने लगा कि मैं ये गाउन पहन लूं। उसी कमरे में एक वॉशरूम भी था। मैंने वहां जाकर गाउन पहन लिया जो काफ़ी ढीला डाला सा था और बहुत ही अजीब था। मैंने वो पहनने के बाद भी अपने ऊपर चादर से लपट ली थी। जब मैं बाहर आई तो डॉक्टर की नज़रें मुझ पर बेबाक उठ रही थी। उसने मुझे एक दूसरी फोल्डिंग बेड पर लिटाया। उसके बराबर में ही अल्ट्रा साउंड मशीन थी। वहां लेट तो गई लेकिन बेहद नुरुस हुई थी। एक दर्द से बेहाल थी। उसके बाद इस शख्स की बेबाकियां और गुस्ताखियां शुरू हो चुकी थीं। अल्ट्रासाउंड के नाम पर जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मैं पसीने से शराबूर हो रही थी। खबासत थी जो डॉक्टर की शक्ल पर फैली हुई थी और मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं इस डॉक्टर के हाथों उसकी दरंदगी का निशाना बन रही हूँ। उसने दोबारा से मुझे वही इंजेक्शन लगाया था और साथ मुस्कुराकर मेरी जानिब देख भी रहा था। ये मैं सोच चुकी थी कि दोबारा डॉक्टर के पास नहीं आऊंगी, चाहे दर्द से मर जाऊं। अगले रोज़ सुबह होते ही मैं अपनी वालदा से कहने लगी कि मुझे आप इस डॉक्टर के पास नहीं जाना। वो कहने लगी, क्यों? उसका इलाज से तुम्हें सुकून मिलता है। मैंने कहा, उमा आपको नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने लगी, डॉक्टर है बेटा, और डॉक्टर को अपना मर्ज बताना हमारी मजबूरी है। यहाँ उस इलाके में करीब कोई डॉक्टर ही नहीं है और तुम्हें दर्द भी रात के वक्त ही उठता है। बहरहाल डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आया। मेरी वालदा कहने लगी, मैं उस मोहल्ले से भी वाकिफ़ नहीं हूँ, नया मोहल्ला है। तुम्हारे बाबा तो हमें यहाँ पर शिफ्ट करके खुद बिरोन मलक चले गए। अब मैं अकेली औरत तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाऊँ। जिस जगह हमारा घर था वो कॉलोनी नए इलाके में बनी थी। आसपास ज़्यादा आबादी भी ना थी और उस मोहल्ले में कलंक भी बस वही था। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि मैं दिन में बिल्कुल ठीक रहती थी, ज़रा सा दर्द भी मेरे पीठ में नहीं उठता, लेकिन जैसे ही रात होती मैं डॉक्टर की मेडिसिन खाती तो कुछ देर बाद ही मुझे दर्द शुरू हो जाता। इसने मुझे दर्द की भी बहुत सी मेडिसिन दी थी। इनमें से कुछ मुझे रात को खानी थी। इस बार तो मुझे ऐसा दर्द उठा कि मैं उठकर चलने के काबिल भी न रह सकी। मेरे वालदा बहुत कोशिश करती रहें कि मैं कुछ सकूं पाकर सो सकूं, लेकिन मैं अपने बेड पर दर्द से मचल रही थी, जैसा कि कोई बना पानी के मछली मचलती है। मेरी ये हालत देखकर मुझे मेरी वालदा कलंक पर चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाकर ले आए। इस डॉक्टर ने ना जाने कौन सा इंजेक्शन लगाया। मेरा दर्द कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। वो कहने लगा कि ये मसले का हल नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि उसे पेंडेंस का दर्द उठता है और अगर उस दर्द में मज़ीद शद्दत इख्तियार की तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और यहाँ करीब कोई भी हस्पताल नहीं है। फिर मेरी वालदा से कहने लगा, अगर आप मुनासिब समझती हैं तो उसे 2 रातों के लिए क्लिनिक में ही रहने दे। दर्द उसको रात को उठता है, इसलिए मैं उसे देख लिया करूँगा, उसका फ़ौरा ट्रीटमेंट कर दिया करूँगा, क्योंकि पेन किलर मसले का हल नहीं है और जो ट्रीटमेंट मुझे करना है वो यहाँ घर पर कर सकता हूँ और ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा है। आप यहाँ बैठकर इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। उससे पहले कि मेरी वालदा हामी भरती, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना। मैंने अपनी वालदा से कहा कि दिन के वक्त हम शहर चले जाएंगे और वहाँ जाकर हस्पताल में चेक करवा लेंगे। मेरी यह बात सुनकर डॉक्टर ने मुझे गुस्से से देखा था। कहने लगा, आपकी मर्जी है। आप यहाँ के जिस हस्पताल में जाने की बात कर रहे हैं वहाँ पर पहले भी 2 केस सामने आ चुके हैं। इस हस्पताल में तो अपेंडेंस का ऑपरेशन कराने के बहाने मरीज के गर्दे निकाल लिए गए थे। मरीजों के गर्दे निकाल कर यह कह दिया कि हमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया है, मगर ठीक 2 महीने बाद जब उन्हें शदीद तकलीफ हुई तो चेक करवाने पर पता चला कि उनमें तो एक गर्दा ही मौजूद नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी माँ तो घबरा सी चुकी थी। कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम इतने माहिर और काबिल डॉक्टर हो, तुम ही मेरी बेटी की इस बीमारी को संभालो। मेरी माँ तो इस डॉक्टर को दुआएं दे रही थी, जबकि वह डॉक्टर मेरे वजूद पर अपनी गहरी नज़रें गाड़े हुए था। 2 दिन उसके कलेंक में रहना किसी अजाब से कम नहीं हो सकता था। मेरे जहन में कई तरह के वसवसे पंप रहे थे।
ये कहकर उसने अपना सामान उठाया और वहां से चला गया। जाने से पहले मुझे कहने लगा, आज अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना। यह सुनकर मैं हैरान हुई थी। कुछ देर बाद मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसे देखकर मेरे होश उड़ के रह गए थे। पहली बार मैं सिर दर्द की दवाई के लिए क्लिनिक गई थी तो रिसेप्शन मुझे अपना नाम लिखवाना पड़ा था और फ़ोन नंबर भी देना पड़ा था। मोबाइल मेरे पास ही होता था, इसलिए नंबर भी मैंने अपना दे दिया था। एक बार मेरी वालदा ने मोबाइल से इस डॉक्टर को कॉल भी की थी, ये बताने के लिए कि मुझे दर्द बहुत हो रहा है। उसने कहा था कि आप क्लिनिक पर ले आए, मैं देख लूँगा। जो वीडियोज़ उसने मुझे भेजी थी मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। वो उसी अल्ट्रासाउंड वाले दिन की वीडियो थी। ना जाने उसने कैसे बनाई थी। कहने लगा कि अगर तुम किसी और डॉक्टर के पास गई तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इस वीडियो में मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, बस इस डॉक्टर का नज़र नहीं आ रहा था। वो वीडियो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कहने लगा, अगर कल रात क्लिनिक नहीं आई तो किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये मैसेज पढ़ने के बाद डिलीट कर दिया था और वो वीडियो भी डिलीट कर चुका था। थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यूं इस खबीस डॉक्टर के हाथों बलेक मेल भी हो सकती हूँ। बाकी की रात में सो नहीं पाई थी, बहुत बेचैन थी। क्या करूँ क्या ना करूँ मैं समझ नहीं पा रही थी। पहले सोचा कि मुझे सारी बात अपनी वालदा को बता देनी चाहिए, जो कि डॉक्टर को एक मसीहा समझ रही थी। लेकिन फिर ये भी डर था कि कहीं मेरी वालदा इस डॉक्टर को बुरा भला कहनेयास के क्लिनिक में चली जाए और वह मुझे बदनाम ही करके रख दें। बहरहाल मैं बहुत बड़ी उलझन का शिकार हो चुकी थी, जिसका मुझे कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। अगर इस बार मैं उसके क्लिनिक में जाती तो यकीना अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगो, किससे कहूं। एक मर्तबा दिल में सोचा कि माँ को सब कुछ सच अच बता देती हूँ कि जिस डॉक्टर को वो फरिश्ता समझ रहे हैं और उसे दाएं देती हैं, उसी का नाम हर बार उनके ज़बान पर होता है कि शुक्र है हमारे घर के पास ये डॉक्टर है, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, वरना मैं अकेले कहाँ तुम्हें लेकर फिरती रहती। अगर मैं उनको बता देती कि उनका ये डॉक्टर मसीहा कैसा शैतानी दिमाग रखता है और उसने उनकी बेटी के साथ कैसे गलत हरकत की है, तो मेरी माँ तो शायद जीते जी ही मर जाती। परेशानी की सबसे बड़ी बात यह थी कि हम माँ बेटी अकेली थी। मेरे वालिद तो दूसरे मलिक में थे, कुछ भी हो सकता था। सारी रात मुझे यूं ही गुजर चुकी थी। सोचती रही कि आखिर क्या करूं। सुबह न जाने किस वक्त मेरी ऊँख लगी कि तभी उम्मी कमरे में आके मुझे उठाने लगी कि ये कौन सा वक्त है सोने का, चलो उठो ना, तुम नमाज पढ़ती हो, न तुम्हारा दीन की तरफ कोई ध्यान है। जब देखो बस मोबाइल में घुसी रहती हो या टीवी देखती रहती हो। उसी का नतीजा है ये कि तुम्हें बीमारियों ने पकड़ लिया है। अपनी माँ की बातों पर मैं सरख ऊँखें लेकर उठ बैठी थी। मेरी ऊँखों से साफ जाहिर था कि मैं सारी रात रोती रही हूँ। जब मेरी उम्मी ने मेरा चेहरा देखा तो वो मेरे पास बैठकर कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है, कहीं फिर से दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। अब उम्मी को कैसे बताते कि इस डॉक्टर ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने उम्मी से कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस दर्द सहकर शायद मेरी रंगत पेली पड़ चुकी है। उम्मी मुझे उठाकर लेगी, नाश्ता करवाने लगी और मैं ना चाहते हुए भी वो नवाले नीचे उतार रही थी। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी कि जब दोबारा मेरे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने स्क्रीन उनकी तो सामने नंबर उसी डॉक्टर का ही था। मेरे हाथ से तो चाय का कप छोड़कर गिरा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। जब मैसेज खोलकर देखा तो अंदर वह डॉक्टर कह रहा था कि आज रात हर हाल में मुझे अकर क्लिनिक में मिलो, वरना जानती तो हो मैं क्या कर सकता हूँ। शिकाय सेता में मकबरीर बता दे दी तातिर पौसता हाम थे। साथ हंसने वाली इमोजी थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। अगर उसके पास चली जाती तो वो मेरी माँ को यही कहता कि उसे यहीं उस क्लिनिक पर छोड़ जाएं, 2 दिन तक यहीं रहेगी तो ठीक हो जाएगी। और मेरी भोली माँ तो मुझसे ज़्यादा इस डॉक्टर पर आतबार करती थी। वो भी उनकी बात मानकर मुझे वहीं पर छोड़ देती और फिर उस क्लिनिक पर सारी रात मेरे साथ किया होता। मैं सोचकर ही उनके मौंद चुकी थी। मैं नाश्ता किए बगैर ही उठ चुकी थी, लेकिन उसी के साथ ही मेरे पीठ के नचले हस्से में
शदीद दर्द शुरू हो चुका था। दर्द की टेसें इस कदर तेज थी कि मैं दर्द से दोहरी होने लगी। अगर मैं अपने दर्द के बारे में उम्मी को बताती तो वो यकीना एक मर्तबा फिर मुझे क्लिनिक पर ले जाती या उस डॉक्टर को बुला लेती। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, बस बर्दाश्त करना चाहती थी। जिस कदर हो सका आंखों से तवातर से आंसू बहने लगे थे। मैं अपने हलक से चीख भी नहीं पा रही थी कि अगर उम्मी ने सुन लिया तो वो घबरा जाएंगी। लेकिन आखिर में मेरे सब्र के पैमाने लबरीज हो गए। मेरी सस्कियां निकलने लगी। मैं फर्श पर गिर चुकी थी, अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। मेरे वजूद में इतनी ताकत भी बाकी न रही कि मैं आंखें खोल कर देख सकूं। मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो मेरे बालों में कोई हाथ फेर रहा था। मुझे लगा शायद मेरी उम्मी होगी जो मुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये भी भूल चुकी थी कि मैं बेहोश होकर गिरी थी। वह हाथ मेरे गालों से होता हुआ मेरे चेहरे पर घूम रखा था। ना जाने क्यों मगर मुझे करंट सा लग रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते बची थी, क्योंकि सामने वो डॉक्टर खड़ा था। बड़े प्यार से मेरे बालों में हाथ सहला रहा था, फिर अपना चेहरा झुकाकर मेरे बेहद करीब कर गया। आस की सांसें मुझे अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। ये मेरा ही घर था। मैं अपने कमरे में मौजूद था, लेकिन उम्मी कहाँ थी? मुझे उसके साथ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं हिलना चाहती थी, बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई थी। मुझे यों घबराते हुए देखकर उसने अपना हाथ एक बार फिर मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी अंगलियां मेरी गर्दन पर घूम रही थी। मैं यों तड़प रही थी जैसे किसी ने मुझ पर अंगारे रख दिए हों। मचलने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस बदबख्त का हाथ अपने वजूद से हटा देना चाहती थी, जो मुझे अपनी मलकीत समझकर मुझ पर हक जता रहा था। मुझे यों बेबस देखकर वो हंसा हंस कर कहने लगा, अरे डार्लिंग, क्यों तड़प रही हो? इतना क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? तुम इस वक्त बिल्कुल मेरी दस्तरस में हो। मैंने तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाया है जो तुम्हें बिल्कुल बेबस कर चुका है। अगर मैं चाहूं तो अभी कि अभी तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर दूं जो तुम रहती दुनिया तक कभी भूल नहीं पाओगी। तुम आंखें बंद करोगी तो तुम्हें डॉक्टर याद आएगा। आंखें खोलोगी तो भी तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगा। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही मेरे साथ मेरे क्लिनिक में रहने के लिए मान जाओ। तुम्हारे सारी तकलीफें ख़त्म हो जाएंगी। मैं तुम्हें हर दर्द और हर तकलीफ से आज़ाद कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ 2 रातें क्लिनिक पर गुजारनी होंगी। मैं मर के भी उसकी ऑफर कबूल नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को बहने दिया और गुस्से से घूरकर उसे देखा। मेरी आंखें सरख लाल हो चुकी थी। साफ जाहिर था कि मैं कभी भी उसे अपने रातों में कामयाब नहीं होने दूंगी। कुछ देर पहले ही उसने मुझे कुछ उस कस्म का इंजेक्शन लगा दिया था कि जिससे मेरा पूरा वजूद मफलूज होकर रह चुका था। मैं भूल भी नहीं पा रही थी, बस आंखों से आंसू बहा रही थी। मेरा दिल चीख चीख कर उम्मी को आवाज़ें दे रहा था। वो डॉक्टर हल मेरे साथ ही बैठ चुका था। कभी मेरे बालों में हाथ फेरता, कभी मेरी गालों को सहलाता, तो कभी वो मेरे वजूद पर अपनी अंगुलियां फेरने लगता है। उसके हाथ मेरे वजूद पर हलचल मचा रहे थे और मैं बस बेहद ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर पा रही थी। ये डॉक्टर नहीं था, भेड़िया था। ये तो शैतान था। शैतान डॉक्टर कहने लगा कि घबराओ मत, तुम्हारी माँ को मैंने बाजार भेजा है तुम्हारे लिए घर और दूध और कुछ दवाइयाँ लेने के लिए, जबकि तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी हिफाजत के लिए छोड़ कर गई है, ताकि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब भी हो जाए तो कम अज़ कम मैं तो तुम्हारे पास मौजूद हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने लुब मेरे चेहरे के करीब लाकर पहली गुस्ताखी करना शुरू कर दी। मेरी रूह तक चला रही थी। मैं किसी तरह खुद को उसके चंगल से छड़वाना चाहती थी। मैं माँ को आवाज़ें दे रही थी, मगर लब खामोश थे। मैं उसको मौत देना चाहती थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रही थी। वो मेरी बेबसी पर हंस कर कहने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, खैर है। वो तो किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को छोड़ दूं। अरे ये तुम जैसी हसीन लड़कियां तो मेरी कमज़ोरी हैं। उनके साथ वक्त
गुजारना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये दर्द क्यों होता है। उसी लिए होता है क्योंकि जो दवा मैं तुम्हें देता हूँ वो भी जानबूझकर देता हूँ। जब भी तुम मेरे पास इंजेक्शन लगवाने आती को तो तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगवाता हूँ जिससे दर्द कुछ देर के लिए रख जाए, वरना जो गोलियाँ तुम हर रात देती हो वो गोलियाँ इस कदर खतरनाक हैं कि तुम्हारा पूरा वजूद खोखला करके रख सकती हूँ। अगर 1 महीना तक लगातार ये दवाएं तुम इस्तेमाल करती रही तो तुम बिल्कुल नाकारा होकर रह जाओगे। हाँ, अगर तुम वाकई में खुद को सेहतमंद देखना चाहती हो तो बेहतर है कि जो मैं कहता हूँ वो मान लो। तब तक मेरी अम्मी वापस आ चुकी थी और वह फ़ौरा से उठकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद में दोबारा से बेहतर हो चुकी थी। मेरा वजूद हरकत करने लगा था। तभी वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगा। जाने से पहले एक बार फिर मेरी माँ को कहकर गया कि आज रात लाजमी मेरे कलिंग पर आ जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जा चुका था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरी अम्मी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थी। दूसरे मलक से मेरे अबा की भी कॉल आई। उनसे बात करके मैं फोट फोट कर रोने लगी और रोकर उनको बताने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अब वापस क्यों नहीं हो जाते। उमा तो मुझे बार बार उस आम से डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। मैं उनको कह चुकी हूँ मुझे शहर से इलाज करवाना है, लेकिन यह सुनती नहीं। मैं उस कदर रो रो कर बात कह रही थी कि मेरे वालिद भी परेशान हो गए, जबकि मेरी उम्मी ने मुझसे फ़ोन छीन लिया था। कहने लगी कि पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा बाप परदेश में बैठा हुआ है, कैसे बेटी हो तुम परदेश में अपने बाप को परेशान कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। अभी तक तुम्हारे बाप को मैंने तुम्हारी तबीयत की बताया ही नहीं था क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या करती, मुझे तो बहुत ज़्यादा अपने बाप की कमी महसूस हो रही थी। मैं ससक ससक कर कितनी ही देर रोती रही और अपने अब से बातें करते हुए कहने लगी कि आखिर कैसे मैं खुद को इस डॉक्टर से छुड़वाओ। अपनी उम्मी को ढके छुपे अल्फाज में बताना भी चाहा कि वह डॉक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी वालदा मानने को तैयार ही नहीं थे। जैसे जैसे रात हो रही थी, डॉक्टर के पास जाने का वक्त भी करीब रहा था, मगर मैं इस डॉक्टर के पास ना जाती तो कुछ भी हो सकता था। मेरी उम्मी भी कहने लगे कि मैं तुम्हें औज की रात इस कलंक पर ही छोड़कर आऊँगी ताकि तुम्हारा इलाज अच्छे से हो सके। अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी तो डॉक्टर तुम्हें फ़ौरा ट्रीटमेंट दे सकेंगे, लेकिन मैं उनसे वादा कर चुकी थी कि अब को भी मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसी शर्त पर मैं चलकर उसके कलंक पर आई थी। मुझे कलंक पर देखकर उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल गई। डॉक्टर ने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरी माँ से मेरी सेहत को लेकर बातचीत करने लगा। एक मर्तबा फिर दर्द उठने लगा था। उसने मेरी माँ को वहाँ से जाने का कहा, लेकिन मैं अपनी उम्मी से कहने लगी कि अब कहीं नहीं जाएंगे। मैंने आपसे पहले कहा था आप मेरे साथ रहेंगी, अगर आप गई तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन मेरी माँ को ज़्यादा डॉक्टर की बात पर यकीन था। मुझे उस कमरे में छोड़ के जा चुकी थी। मेरी माँ के वहाँ से जाते ही इस डॉक्टर ने बड़ी ही कमींगी के साथ मेरी तरफ देखा, जैसे अपनी फतह का ऐलान कर रहा हूँ। मैं तो दिल ही दिल में जी भरकर उसे बद दुआएं दे रही थी, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी और कुछ देर बाद यहाँ पर मेरे साथ न जाने क्या होने वाला था। जिस तरह उस डॉक्टर की हरकतें थीं, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस लड़के की पहली शिकार होने वाली लड़की हूँ। शायद उन जैसे लड़कों का मकसद ही ऐसे गली मोहल्ले में कलंक खोलना है जहाँ पर हस्पताल दूर हो, ताकि वो मासूम लड़कियों को यूं ही अपनी दरिंदगी का निशाना बना सके। वो चलता हुआ मेरे करीब आया। मैं इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी, मेरे एक बाजू पर डर्प लगी हुई थी। वो फ़ौरा से मेरे करीब आया और मुझे दोनों बाजों से जकड़ लिया। उसके हाथों की सख्ती मुझे अपने बाजों पर महसूस हो रही थी। मैं दर्द से चलाना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी ताकत ही न थी। एक तो कलाई पे शदीद दर्द हो रहा था, फिर पीठ में उठने वाला दर्द मुझे मज़ीद तकलीफ़ से दो चार कर रहा था। हंस कर कहने लगा कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। उसने एक इंजेक्शन तैयार किया जो शायद बेहोशी का था। मुझे लगाने के बाद वो मेरे साथ ना जाने किया कुछ कर सकता था। जो कुछ भी करता, बेहोशी में मुझे कहाँ खबर नहीं थी मुझे। मैंने आखिरी बार मनते करते हुए अंदाज में गड़गड़ा कर कहा कि देखो, तुम्हारे भी तो माँ बहन होगी। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्यों मुझे जीते जी मारोगे?
मेरी माँ तुम्हें बिल्कुल अपनी औलाद जैसा समझती है, तुम्हें अपना बेटा समझकर तुम पर अंधा एतबार करती है। तुम मेरी माँ का आतबार मत तोड़ो, मैंने किया बिगाड़ा है, तुम्हारा खुदा का वास्ता तुम्हें मेरी इज्जत नीलाम मत करो। मैंने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उनसो कतार दर कतार मेरी आंखों से निकलकर बहे रहे थे। उसके हाथ में इंजेक्शन था, जिसे अपनी अंगुलियों से झटक कर वो कहने लगा कि तुम जितना रोगी, ससकोगी, तड़पोगी, मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम मेरे सामने तड़पती रहो, रोती रहो, और मैं तुमसे अपना मकसद पूरा करवा लूँ। तुम जैसी तितलियों को मसलना तो मेरा पसंदीदा मशगला है। तुम्हारी ये लाचारी मेरे सामने मुझे मोम नहीं कर सकती। बेहतर है कि ये मेरे सामने भीख मांगना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुमसे अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगा। मैं चलाकर अपनी माँ को बुलाने लगे, लेकिन मेरी माँ मुझसे यही कह रही थी कि बेटा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। उससे पहले कि मैं कुछ बोलकर कहती, डॉक्टर मेरे मना पर हाथ रख चुका था। मैं रोते हुए पर्दे की इस बार देख रही थी, जिसके पीछे मेरी माँ खड़ी मेरे लिए दुआ कर रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि शायद डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है, मगर वो तो मेरे साथ कुछ और ही करने वाला था। डॉक्टर ने मेरे मना पर हाथ रखते हुए एक जोरदार थप्पड़ मेरे मना पर दे मारा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा जा चुका था। थप्पड़ मारने के बाद उसने मुझे बालों से पकड़कर गुस्से से मुझे देखा, अपने हाथ में इंजेक्शन को यूं पकड़ा जैसे कोई हथियार हो, और अगले पल उसे मेरी गर्दन के करीब लाने लगा। मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। मैं रो रही थी, मगर इस शख्स ने इंजेक्शन मेरी गर्दन में प्योस्त कर दिया। मुझे अपने खून में एक दर्द शामिल होता हुआ महसूस हुआ, जो मेरे पूरे वजूद को एक बार फिर सुनकर ताजा रहा था। इस शख्स ने अपनी बेबाकियां शुरू कर दी थी। मेरे मना से हाथ भी हटा दिया था। वो मेरी गर्दन को बड़ी सख्ती से दबोचे हुए था। मुझे तो लगा था कि शायद इज मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं सारी जिंदगी के लिए इस पल को पछताती रह जाऊंगी। एक आखिरी बार मेरी नज़रों के सामने मेरे माँ बाप का चेहरा लहरा रहा था, और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। मुझे एक शोर सा अपने करीब सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कानों में सेठियां बज रही हूं, चीखने चलाने की, गालम गलूच करने की आवाज़ें भी समातों से टकरा रही थी। लेकिन मैं दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। जैसे जैसे मेरा जहन बेदार हो रहा था, मुझे पूरे वजूद में चुभन सी उठती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जिस्म के एक एक हिस्से में किसी ने सविया चबू दी हो। जैसे ही जहन बेदार हुआ तो दिल की धड़कन भी तेज हो गई। मैं अपने होश व हवास में वापस लौट रही थी, और उसी के साथ ये ख्याल भी दिमाग में गर्दिश करने लगा कि मैं जिंदा कैसे हूँ। अगर जिंदा हूँ तो उसका मतलब उस शख्स ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। मैं आंखें बंद किए ही चीखने चलाने लगी, रोने लगी, रोते हुए बचाओ बचाओ कहने लगी। मुझे किसी ने अपने बानों में जकड़ रखा था। मैं चलाते हुए खुद को छड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जब मेरी समातों से मेरी माँ की आवाज़ टकराई। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक पल को मुझे धिचका सा लगा था। मैं घबराए भी इंदाज में रोते हुए बार बार अपनी आंखें मीचकर दोबारा खोल कर देख रही थी कि यह सच है या फिर झूठ, क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ मौजूद थी। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया हुआ था। रो रो कर मेरी माँ का चेहरा सरख हो चुका था। लेकिन तभी जब मैंने अपने दाएं जानब पलट कर देखा तो मेरी बाबा मेरे पास मौजूद थे, जिनके चेहरे पर गम और गुस्से के मिले जले तासरात मौजूद थे। मैं उनके सीने से लगकर फोट फोट कर रोती रही। मेरी माँ मुझे दिलासा दे रही थी कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे बाबा ने आकर तुम्हें बचा लिया। मुझे माफ़ कर दो, काश खुदा ने मुझे इतनी अक्ल दी होती कि मैं अच्छे बुरे की तमीज़ जान सकती। मैं क्यों न तुम पर आतबार कर पाई और उस नौजवान की नज़रों को भांप पाई। मेरी माँ वही मेरे सामने खड़ी अपना माथा पेटना शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मेरा बाप दबे दबे गुस्से में माँ से कहने लगा कि ये ड्रामेबाजी अब बंद करो, तुम्हारा तो हिसाब में घर जाकर करूँगा। ये अस्पताल है, ऐसी ड्रामेबाजियाँ करने से बेहतर था कि तुम अपने कान और आंखें खुले रखती। मुझे यूं रोता हुआ देखकर नर्स फोरा मेरे पास आई और एक बार फिर मुझे सुकून का इंजेक्शन लगा चुकी थी। जब घर ठीक होकर आई तो मुझे पता चला था कि मेरी माँ इस वक्त क्लिनिक में ही बैठी थी। जब मेरे वालिद एयरपोर्ट से सीधा घर की तरफ ही आए थे, उस क्लिनिक के सामने से गुजरते हुए उन्होंने मेरी माँ को बैठा हुआ देख लिया था। वो सीधा यहीं चले आए थे।
इस छोटे से कलंक को देखकर उन्हें शदीद गुस्सा आया। पहले तो वो माँ पर गुस्सा हुए कि तुम्हें मैं लाखों रुपए किस लिए भेजता था कि तुम मेरी बेटी को इस दड़बे नमा क्लिनिक में इलाज करवाती। फिर वो शहर की अस्पताल किया ख़त्म हो गए थे जो तुम उसे यहाँ पर लाए हुई हो। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर इस डॉक्टर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि ये तो मेरे वालिद थे। डॉक्टर जिस तरह मुझे काबू कर रहा था, मेरे वालिद कुछ ना कुछ तो समझ ही चुके थे। मैं तो इस वक्त बिल्कुल बेसुध बेहोश पड़ी थी। मेरे वालिद गुस्से से आगे बढ़े और उस डॉक्टर को गरिबान से पकड़कर उसको मारने लगे। घरों के डिक्री और जब तक इस डॉक्टर ने मेरे साथ जो कुछ किया था, मैं सब कुछ अपने बाप को बताने लगी। मैं रोते हुए अपने वालिद को बताने लगी कि कैसे ये शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने क्लिनिक के कमरे में कैमरे लगाकर रखे हैं। मेरा बस इतना बताना ही काफ़ी था। मेरे वालिद सब कुछ समझ चुके थे। वो मुझे बड़े हॉस्पिटल तो लेकर जा चुके थे जहां पर मेरे तमाम तर टेस्ट किए गए, जिसके बाद ये बात सामने आई कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उस तरह की कोई बीमारी नहीं है। हाँ, इस डॉक्टर ने मुझे ऐसे इंजेक्शंस और दवाइयाँ दे रखी थी जिससे मुझे मुसलसल दर्द रहे और दर्द की वजह से मैं बार बार उसके क्लिनिक में चक्कर लगाती रहूं। जैसे ही मैंने सारी हकीकत अपने बाप को बताई तो वो गुस्से से अगबगोला हो गए। उन्होंने उस डॉक्टर को उसी के क्लिनिक में मुकम्मल बंद करके रखा हुआ था। मोहल्ले के लोगों को भी बता दिया था कि उस डॉक्टर ने कितनी गरी हुई हरकत की है। सभी उसके पहरेदारी पर बैठे हुए थे कि जब तक मैं हकीकत नहीं बता देती तब तक वो इस डॉक्टर पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। जैसे ही मेरे वालिद ने मेरे मना से सारी हकीकत सुनी तो बाहर उकर गुस्से से इस क्लिनिक का दरवाज़ा खोला। इस डॉक्टर ने इन पर हमला करना चाहा, लेकिन मेरे वालिद ने करसी उठा कर ज़ोर से उसके सर में दे मारी और फिर गरीबान से घसीट कर गली में लाए थे। मार मार कर उसे गली में घसीट कर लाए। उस शख्स ने कितनी ही लड़कियों को ब्लैकमेल किया था। सबकी हिम्मत बंधी और उसके खिलाफ बोलने लगी। अब तक इस मोहल्ले की जितनी भी लड़कियों को इसने ब्लैकमेल किया हुआ था, सभी अब अपने हक में आवाज़ बुलंद कर चुकी थी। मोहल्ले के लोगों ने इस डॉक्टर को बहुत मारा, उसके क्लिनिक को तोड़ फोड़ कर निशाना बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मरील सा गधा मंगवाकर इस डॉक्टर को इस गधे पर बिठाया गया। इस मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां थीं जिनको अब तक आस ने वर्गलाया था, सबको बलवाकर उसके मना पर काली स्याही मिलवाई गई। मेरी वालिद ने सब लड़कियों से कहा कि उसके मना पर जोते मारो। इस जैसे डॉक्टर मसीहा नहीं होते, बल्कि दरंदे और भेड़िए होते हैं जो मौका पाकर मासूम इज्जतों तो को निशाना बनाते हैं। अन्नासोरों को जिस कद्र जल्दी हो सके माशरे से अखाड़ कर फेंक देना चाहिए। सबसे आखिर में मैं गई थी और मैंने उसके मन्हा पर जोरदार चमाट मारी थी। फौरा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरी वालिद ने मुझे सीने से लगा लिया और मेरी वालदा से बहुत लड़ाई की कहने लगे कि कैसे माँ हो या हो तुम आदे सकता है एंड करिए मोटे के बड़े टके। मैं तो समझ रहा था कि तुम एक जिम्मेदार माँ बनकर अपने बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ताना रवैया रखने की कोशिश करोगी। कौन किस नज़र से देख रहा है सब कुछ परखोगी, मगर तुम खुद ही अपनी बच्ची की इस हालत की जिम्मेदार हो। मेरी माँ भी रो रही थी, कहने लगी कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे कहाँ पता था कि वो डॉक्टर ऐसे निकलेगा। बहरहाल धीरे धीरे वालिद का भी गुस्सा कम हो गया। इस मर्तबा जब वो गए तो हमें अपने साथ ले गए। डॉक्टर की दी हुई दवा ही ऐसी थी जो अच्छे खासे इंसान को बीमार कर रही थी। इन दवाओं को मैंने छोड़ा तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि वो डॉक्टर लंबी कैद काटने के लिए जेल जा चुका है। दबी में ही मेरे वालिद ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी करवा दी और आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ।